Hey everyone. So today this is our first lecture of first episode of OS, and we will try to cover 1 second. I have to use this playlist, Express Code Help playlist. So I'm going to show you only my ID, but not the video, because then his artwork will show on my channel. So, and I don't want this, so I will copy this link playlist. Then I will put this in description. So if you want to watch Code Helps OS series, then you can check this link. This is from Code Help, and in this Lakshya Kumar teach OS in this playlist, so you can try. Okay, and I'm recording this because I want to create some external pressure on me, and yeah. One second. Okay, now it's working. Not working. Now it's episode 0 and operating system. Okay, done. तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक छोटा सा कंप्यूटर, एक मिनिमलिस्टिक कंप्यूटर जिसमें ये 4 कंपोनेंट तो होंगे ही भैया, ठीक है। तो अब आप गए, आपको टिकटॉक यूज करनी थी, आपने टिकटॉक ऐप ऑन करी, ऑन करते ही अब क्या होगा, ओएस जैसी कोई चीज नहीं है अभी इस दुनिया में, ये दिमाग में रखें। अब ओएस नहीं है तो क्या होगा, टिकटॉक जैसे ही लॉन्च होगा वो कहेगा मुझे चाहिए थोड़ा सीपीयू, मेमोरी भी चाहिए, मुझे जीपीयू चाहिए और थोड़ी डिस्क भी चाहिए। बट ओएस क्योंकि नहीं है, वो क्या करेगा, सीधा उठाएगा, सीपीयू के पास जाएगा, मेमोरी के पास जाएगा, जीपीयू के पास जाएगा, डिस्क के पास जाएगा, उसको पूरा हैक कर लेगा, ठीक है। तो इस टाइम हमारे सारे रिसोर्सेज हैक हो चुके हैं, हैक कर लेगा। तो अब हैक हो गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज, आप टिकटॉक तो यूज कर पा रहे हो, बट आपका मन किया थोड़ा गेम खेल लेता हूँ, पबजी खेलते हैं, चलो ठीक है। अब पबजी का आपका मन हुआ, आपने टिकटॉक को बोला टिकटॉक तू थोड़ी देर शांत बैठ, मेरे को पबजी खेलना है। बट क्योंकि आपके रिसोर्सेज सारे हैक कर रखे हैं टिकटॉक ने, पबजी ऑन भी नहीं हो पाएगी। पबजी होने से पहले ही वो हैंग स्टेट पे चली जाएगी, वो ऑन नहीं हो सकती। तो अब आप ध्यान से सोचो, यहाँ पर रिसोर्सेज तो आपके पास हैं और एडिक्वेट रिसोर्सेज है कि दोनों ऐप्स हो पाए, बट आप पबजी खेल नहीं पाओ इस टाइम। तो अब ये चीज मैं कैसे करूँ, तो हमें चाहिए कि टिकटॉक को सारे रिसोर्सेज ना देके हम कुछ रिसोर्सेज दे दें, कुछ परसेंटेज उन रिसोर्सेज का हम प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके बीच में डाल देते हैं ओएस की लेयर। ओएस आ गया यहाँ। अब ओएस क्या करेगा कि भाई टिकटॉक ये गुंडा पड़ती छोड़ो और 5% ले लो सीपीयू, ठीक है, 10% ले लो मेमोरी और बाकी कुछ 12% जीपीयू दे देते हैं इसको, एंड सो ऑन, ठीक है। अब क्योंकि सारे रिसोर्सेज इसको नहीं दिए गए हैं, तो पबजी भी अब मेमोरी में आ सकता है। अब आएगा पबजी जी
पबजी आएगा, पबजी को बोला अब पबजी थोड़ी सी हैवी ऐप है तो इसको थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, 50% इसको दे दिया CPU, 50% इसको दे दी मेमोरी और 60% इसको दे दिया हमने GPU। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर कुछ रिसोर्स मैनेजमेंट जैसा कुछ हो रहा है, राइट, कि सारे रिसोर्सेज एक ही को नहीं दिए जा रहे हैं। हमने पबजी को भी कुछ रिसोर्सेज दिए, टिकटॉक को भी कुछ रिसोर्सेज दिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स मैनेजमेंट। बढ़िया सी टर्म आ गई है हमारे दिमाग में, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो भैया OS का हमने अभी जस्ट पहला काम भी देखा, उसको हम कह रहे हैं रिसोर्स। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय कोडिंग निंजास। कोडिंग निंजा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑनलाइन कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आपको यहाँ बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इंटरव्यू प्रिपरेशन आप करना चाहते हैं मिल जाएगा। सो बैक टू द वीडियो। रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अभी आपने देखा OS नहीं था तो कैसे हैकिंग चल रही थी, हाईजैक हो रही थी चीजें, और अब रिसोर्स मैनेज होकर यूज हो रही है। तो OS का पहला काम हमारा ये हो गया। रिसोर्स मैनेजमेंट आपने देखा कैसे होता है। अब आप थोड़ा थोड़ा देख रहे होगे, जो अभी हमने यहाँ पर OS को ऐड किया था, ये आपने OS को ऐड किया। अब इसको थोड़ा टेक्निकली हम थोड़ा अच्छे वर्ड्स में बोले तो OS ना यहाँ पर एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। इसकी तरह काम कर रहा है, इंटरफेस। अब ये नई चीज बोल दी। अब इंटरफेस क्या होता है भैया, अब इसको देसी एग्जांपल समझते हैं। इंटरफेस होता क्या है, देखो आप सब बैंक जाते हो, ठीक है, सब बैंक जाते हैं, ये आप हो, आप जाते हो बैंक, आपको चाहिए अपने 10,000 रुपए जो आपके बैंक में पड़े हैं, आपको कैश निकलवाना है। आप जाते हो अंकल के पास, ये आपका बैंक है, ये आपके अंकल है खड़ूस से, SBI की बात हो रही है, ठीक है। अब आप गए बैंक में, आपने बैंक में जाके बोला अंकल मुझे ना मेरे 10,000 रुपए चाहिए। अंकल क्या बोलते हैं, ये लो स्लिप भर दो, उसमें डिटेल्स डाल दो, अपना अकाउंट नंबर वगैरह, और आपको मैं दे दूंगा। अब आप खुद नहीं जा रहे हो बैंक के जो उनका बोल सकते खजाना है जहाँ पे कैश रखा हुआ, आप वहाँ खुद नहीं जा रहे हो, आप अंकल के थ्रू जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आपका खजाना था, आपके यहाँ पर पैसे पड़े थे, अंकल जाते हैं और पैसे लेके आते हैं, फिर आपको देते हैं। तो अंकल यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक इंटरफेस की तरह काम कर रहे हैं बीच में, ठीक है। आप खुद नहीं जा रहे हो, अंकल जा रहे हैं, अंकल हो गए इंटरफेस। अब अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे समझूं, एनालॉजी बिठाऊं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे OS वाले केस में, तो जो आप हो वो हो यूजर ऐप टिकटॉक, ठीक है। और जो बैंक है, बैंक में जो अंकल बैठे हैं, अंकल जो बैठे हैं वो है इंटरफेस, जो कि है यहाँ पे OS, ठीक है। और अंदर जो खजाना पड़ा था पैसों का, वो हो गए आपके रिसोर्सेज, CPU, GPU एक्सेट्रा, राइट। तो ये हो गया, हमने समझ लिया अब इंटरफेस होता क्या है। तो OS यहाँ पर एज ए इंटरफेस एक्ट कर रहा है आपके रिसोर्सेज, आपके यूजर ऐप के बीच में OS एक इंटरफेस है, ठीक है। तो हमने समझ लिया कि OS एक इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। अब हम एक और चीज समझते हैं कि OS ना हो तो क्या होगा, इसकी एक और प्रॉब्लम को समझते हैं। अब आप सोचो कि आप सब कोडिंग करते हो, अपनी एप्स लिखते हो, तो आप क्या करते हो। अगर C++ की मैं बात करूं, C++ की अगर मैं बात करूं, आप मेमोरी एलोकेशन के लिए क्या यूज करते हो, आप यूज करते हो मेलॉक या न्यू। सी में मेलॉक दोनों में सपोर्टेड है। तो मेलॉक आप यूज करते हो, तो आपने क्या, आपको चाहिए होता है मुझे 10 बाइट दे दो, तो आप सिंपल मेलॉक को बोलते हो 10 बाइट लाके मुझे दे दे, ठीक है। आपको नहीं पता कि OS किस तरीके से ये मेमोरी के अंदर जा रहा है, कौन से सेक्टर से फ्री मेमोरी निकाल के दे रहा है, ये आपको इस चीज की कोई जानकारी भी नहीं है, ना आपको इस चीज से मतलब है, आपको अपने ऐप के लॉजिक से मतलब है, ठीक है। तो अगर OS यहाँ पे नहीं होता, अगर OS नहीं होता, वापस से टिकटॉक के एग्जांपल पे आते हैं, ये हो गई फिर से आपकी टिकटॉक ऐप और ये PUBG ऐप, ठीक है। अब क्या होगा, डेवलपर को क्या करना पड़ेगा, वो अपनी टिकटॉक का लॉजिक तो लिखेगा ही, साथ ही साथ में उसे मेमोरी मैनेजमेंट का भी लॉजिक लिखना पड़ेगा। OS तो है नहीं, खुद करो भाई मेमोरी मैनेजमेंट, खुद देखो कि आपको CPU कैसे यूज करना है, मेमोरी कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेजमेंट का कोड भी उसको खुद लिखना पड़ेगा, बाकी और रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का कोड भी उसको खुद ही लिखना पड़ेगा। मेमोरी मैनेजमेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। तो अब टिकटॉक वाले ने मालूम लिख दिया, डेवलपर ने, भाई रन तो PUBG भी करना है हमें, तो PUBG का डेवलपर भी क्या करेगा, वो खुद भी मेमोरी मैनेजमेंट का कोड लिखेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि सेम कोड, अब
अब किसी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी मैनेजमेंट का सेम कोड होगा कि कहाँ पे रिसोर्सेज हैं कहाँ नहीं है, वो सेम कोड यूज होगा। सेम कोड टिकटॉक के अंदर भी है, पबजी के अंदर भी है, खुद का लॉजिक भी है और एक्स्ट्रा कोड भी लिखा हुआ है। अब इससे क्या हुआ, ऐप हो गई हमारी बल्कि, अब भैया ऐप हो गई बल्कि। अब मान लो नॉर्मली टिकटॉक मान लो कुछ 50 MB की ऐप होनी होगी, तो इतना सारा रिसोर्स मैनेजमेंट का कोड आप अगर इसमें डाल दोगे तो ये एडिशनल और 700-800 MB इसमें आप ऐड कर दे रहे हो। और सिर्फ ये एडिशन सिर्फ टिकटॉक में ही नहीं, पबजी में भी होगी, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे हो कि ऐप्स हो गई बल्कि हो गई है, अब कितना मतलब सब खिचड़ी हो गई है। और अगर थोड़ा सा और टेक्निकल टर्म में बात करें तो यहाँ पर ट्राई प्रिंसिपल होता है एक, उसका वायलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं भैया, अब ये ट्राई क्या बोल दिया आपने, कोई नहीं बताएगा आपको ये ट्राई ऐसे लेक्चर्स में। ट्राई होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अगर इसका एग्जांपल लें तो हम जब आप कोडिंग करते हो तो आपको मान लो एक फंक्शन है, एक प्राइम नंबर निकालने का फंक्शन है, ठीक है। प्राइम नंबर निकालने का फंक्शन आपको कोड में बहुत जगह पे प्लेस करना है, तो आप क्या करते हो, आप सिंपल उठा के एक फंक्शन लिख देते हो, ठीक है, और उस फंक्शन को कॉल कराते रहते हो जहां जहां आपको नीड है इस चीज की, राइट। तो ये होता है आपका डू नॉट रिपीट योरसेल्फ प्रिंसिपल। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था कि मेमोरी मैनेजमेंट और बाकी रिसोर्सेज के मैनेजमेंट का कोड खुद ही लिखना पड़ रहा था एप्लीकेशन डेवलपर को। तो यहाँ पर सेम कोड रिपीट कर रहे हैं हम, जिसकी जरूरत नहीं है, ध्यान से सोचे तो हम। तो ड्राई प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। इसको रोकने के लिए अब देखो वापस से ओएस जब पिक्चर में आएगा तो इसको कितने बढ़िया तरीके से इसको यहाँ से अवॉइड करेगा। देखो अब हम क्या करेंगे, जो ये रिसोर्स मैनेजमेंट का कोड है, स्पेलिंग गलत हो रही है, कोई बात समझो आप। रिसोर्स मैनेजमेंट का जो कोड है वो आपको क्या करना है, वो ओएस कहेगा कि मैं अपने अंदर लिख लेता हूँ। ओएस के कोड बेस के अंदर होगा सारे रिसोर्स मैनेजमेंट कोड, बीइंग इट मेमोरी मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, प्रोसेस मैनेजमेंट, जो भी सब उसी में बड़ा होगा। अब इससे देखो काम कितना इजी हो, आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, आपको मान लो कुछ अपनी एप्लीकेशन लिखनी है, वेदर की ऐप लिखनी है, तो आप वेदर की ऐप कैसे वर्क करेगी उस बारे में सोचोगे बस। आप ये सब इन सब चक्करों में नहीं पड़ोगे कि मैं कैसे रिसोर्स को मैनेज करूँ, ये सब चक्कर आपके लिए है ही नहीं। तो अब ये देखो कैसे ओएस ने किसी भी ऐप को बल्कि होने से बचाया। तो अब ये देख लेते हैं, अब ये ओएस का सेकंड अपना वर्क भी हुआ कि वो बल्कि होने से बचाता है, ठीक है, बल्कि ऐप्स नहीं होंगी अब। तो ओएस ना हो तो मेमोरी मैनेजमेंट का इशू आता है, रिसोर्स मैनेजमेंट का इशू आता है, बल्कि हो जाती है, तो इस तरीके से कुछ होता है। तो ये दो काम तो हमने समझ लिया। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो ओएस करता है, तो ओएस ना हो तो एक और इम्पोर्टेंट काम है जो अभी हम मेरे दिमाग में आ रहा है, जो हमें डिस्कस करना चाहिए है गेस, वो है आपका आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। कैसे, अब एक और एग्जांपल लेते हैं कि ये थी आपकी मेमोरी, ठीक है। अब इस मेमोरी में आपके पास ऐसे ब्लॉक्स हैं, मान लो ये आपके ब्लॉक्स हो गए। अब इन ब्लॉक्स में अब मैं देखता हूं कि जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे प्रीवियस, वो एग्जांपल था हमारे टिकटॉक मेमोरी में है, ठीक है, और आपके पबजी भी मेमोरी में है। जब आपने ऑन किया तो क्या हुआ, टिकटॉक ने कुछ मेमोरी ले ली, पबजी ने उठा के कुछ मेमोरी ले ली। और ध्यान से देखो अभी आपको इनकी मेमोरी अलग अलग नजर आ रही है, बट जरूरी ऐसा नहीं है। ऐसा अब ओएस जब नहीं है तो कोई आइसोलेशन नहीं है, अलग अलग ऐप्स नहीं है। आइसोलेशन का यहाँ पे क्या मतलब है कि दोनों की मेमोरी लॉजिकली दूर दूर होनी चाहिए। टिकटॉक को नहीं पता होना चाहिए कि पबजी जैसी कोई ऐप भी मेमोरी के अंदर है। तो अगर ओएस यहाँ पे नहीं है तो क्या होगा, टिकटॉक क्या करेगी, हो सकता है वो जाकर कुछ राइट कर दे पबजी की मेमोरी में। अब पबजी तो अपना इंडिपेंडेंटली चल रहा था, उसको लग रहा था कि ठीक है, मेरे अलावा तो कोई और ऐप है ही नहीं आइसोलेशन, उसको ऐसा लग रहा था। बट कोई पीछे से ऐप आई और उसने उठा के यहाँ पे कुछ राइट कर दिया। अब ये बहुत ही खतरनाक चीज है, सिक्योरिटी वायलेशन हो रहा है किसी भी ऐप का। तो इसको हम बोलते हैं कि कोई मेमोरी प्रोटेक्शन भी नहीं होगी। अब छोटा सा एग्जांपल हो, कितनी खतरनाक चीज है, मान लो आप गेम खेल रहे हो पबजी, अब पबजी खेलते खेलते आपकी हेल्थ है, मान लो आपकी 100% हेल्थ है, ठीक है। और अब ये क्या करेगा, टिकटॉक उस जहाँ पे 100% लिखा है उस मेमोरी लोकेशन पे निकाल के उसने ओवरराइट कर दिया 0% से। अब आपकी तो थोड़ी देर पहले 100% थी, अब आपका कोड का मॉड्यूल क्या करेगा, देखेगा इसकी तो 0% हेल्थ है तो उसको मार दो, तो यू विल बी डेड। अब इससे क्या हुआ, कितनी खतरनाक चीज है, आपको छोटा सा एग्जांपल से समझ आया। अब ओएस अगर इसमें पिक्चर में आ जाए फिर से,
ओएस क्या करेगा, ओएस बोलेगा भैया वो लॉजिकली स्टोर करेगा कि मैंने टिकटॉक को कहां से कहां तक की मेमोरी दी है। ये मान लो आपकी मेमोरी है, तो बोलेगा कि मैंने टिकटॉक को 0 से मान लो इस लोकेशन तक की मेमोरी दी है, तो मैं पबजी को इस लोकेशन से इस लोकेशन तक की मेमोरी देता हूं बस। अब ओएस यहाँ पे पूरा ध्यान रखेगा इस चीज का, टिकटॉक को ये पता भी ना चले कि पबजी जैसी ऐप रन हो रही है वहां पे। दोनों की मेमोरी भी सेपरेट रहेगी, दोनों के मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस सेपरेट रहेगी। तो इस तरीके से जो ओएस है वो मेमोरी प्रोटेक्शन और आइसोलेशन प्रोवाइड करेगा किसी भी दो ऐप्स को या मल्टीपल ऐप्स को। तो अगर हम थोड़ा सा नोट्स पे नजर डाल लें, नोट्स हमने आपके लिए बनाए हैं बहुत मेहनत से, तो अगर नोट्स पे नजर डालें तो सबसे पहले हमने जाना व्हाट इफ देयर इज नो ओएस। तो इसमें हमने देखा कि रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन करते कि भाई कोई भी ऐप उल्टा बन जाएगी। दूसरा कि जो हार्डवेयर इंटरेक्शन का कोड है, मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह, वो सब आपको खुद लिखना पड़ेगा ऐप में। तो इससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ऐप हो जाएगी, बल्कि हो जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्स बल्कि, ठीक है। और तीसरा जो हमने भी सिक्योरिटी इशू पढ़ा वो था कि कोई मेमोरी प्रोटेक्शन भी नहीं रहेगी। तो अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचे कि अब हम बोल सकते हैं कि ओएस के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो फंक्शंस ऑफ द ओएस आर, ठीक है। पहला फंक्शन आपने देखा है रिसोर्स मैनेजमेंट का फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आर्बिट्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, फैंसी वर्ड यूज करना है तो इंटरव्यूअर के सामने। दूसरा कि ये दो एंटिटी जो हमारे पास है, कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर ऐप, इसके बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट करता है। ये दूसरा हो गया पॉइंट हमारा, ठीक है। तीसरा जो अभी आपने बल्कि ऐप वाला एग्जांपल था हमारे पास, उसमें ओएस ने सारा हार्डवेयर इंटरेक्शन का कोड खुद ही अपने कोड बेस में लिखा हुआ था। इससे क्या हुआ, अब वो आपको टेंशन फ्री कर रहा है, आपसे छुपा रहा है वो कोड कैसे लिखा है। आपको इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी, आपको सीधा मेलॉक कॉल करनी है, आपको मेमोरी मिल जाएगी बस। कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, वो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इससे क्या हो रहा है, वो आपको एक अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंटरफेस के राइट साइड में, यानी कि ना कंप्यूटर हार्डवेयर वाली साइड जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको आप अवॉइड कर रहे हो, बिल्कुल आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ ओएस, इसमें इट हाइड्स द अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर, जिसको हम एब्स्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, अगेन ए फैंसी वर्ड। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट काम, फैसिलिटी एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स फॉर प्रोवाइडिंग आइसोलेशन एंड प्रोटेक्शन, जस्ट हमने डिस्कस किया। और एक और चीज जो अभी डाउन नोट्स में हमने लिखी है कि एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। अब हम बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर हार्डवेयर का एक्सेस है वो यूजर ऐप के पास है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ ओएस के पास है कंप्यूटर हार्डवेयर के एक्सेस। अगर किसी को कंप्यूटर हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है तो ओएस भैया के पास जाओगे, वो आपको गाइड करेंगे कैसे आप करना है, आपको करना है, ठीक है। तो दिस इज एक्सेस टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अब हमने ओएस ना हो तो जान लिया, उसका रेलिवेंस जान लिया, आपने देख लिया मतलब ओएस कितना इंपॉर्टेंट काम करता है। अब एक और चीज पे ध्यान देते हैं जो मैं सबसे पहले बोला था, व्हाट इज एन ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। एक फॉर्मल डेफिनेशन जो इन्हीं सबसे मिलके बनी है वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है, वो खुद एक सॉफ्टवेयर है, आप बनाते हो वो तो है ही सॉफ्टवेयर, ये खुद भी एक सॉफ्टवेयर ही है। ए पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। अब रिसोर्सेज किसी भी टाइप के हो सकते हैं, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर भी, वो दोनों रिसोर्सेज को मैनेज करता है एंड प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट इन विच यूजर कैन एग्जीक्यूट हिज और हर प्रोग्राम इन एन कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मैनर। अब वो एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलपर को प्रोवाइड कर रहा है, वो एक यूजर को प्रोवाइड कर रहा है कि वो अपने प्रोग्राम्स को कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली रन कर सकता है। उसको इधर उधर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है कि कैसे मेमोरी लोकेट होगी या क्या होगा। मल्टीपल ऐप्स को आराम से रन कर सकता है, ठीक है, कोई हाईजैकिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। अब ये इसको करता कैसे है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजों के नाम ले लेते हैं। बाय हाइडिंग अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हार्डवेयर एंड एक्टिंग एज ए रिसोर्स मैनेजर। रिसोर्स मैनेजर की तरह एक्ट करता है और अंडरलाइंग कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड करता है। तो ये हो गई ओएस की फॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है, ये आप याद कर लेना, इंटरव्यू पूछे आप बोल देना इसको, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था ओएस का, जिसमें हमने जान लिया, काफी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी हमने, एकदम बेसिक से जानी। आई होप आपको सब समझ आया होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसी थी वीडियो पहले, आगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं हम इसमें, सब बताना, सब कमेंट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।
जी कैसे हो सारे, दिस इज लक्ष्य, वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ओएस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहली चीज है टाइप्स ऑफ ओएस। तो टाइप्स ऑफ ओएस, कितने टाइप के ओएस हैं भैया?
जी कैसे हो सारे, दिस इज लक्ष्य। वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ओएस सीरीज का लेक्चर नंबर 2। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि पहली चीज है टाइप्स ऑफ ओएस। तो टाइप्स ऑफ ओएस, कितने टाइप के ओएस हैं भैया इस दुनिया में, ठीक है, और वो ओएस के टाइप बने किस तरीके से हैं। अब टाइप्स ऑफ ओएस डायरेक्टली उस पर जंप करने से पहले मैं चाहूंगा आप गोल्स जानो कुछ, कि ये जो ओएस के टाइप बने हैं ये क्या दिमाग में रखे बने हैं। तो अगर मैं बोलूँ गोल्स क्या है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो पहला गोल तो भैया होता है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब ये क्या होता है, अब आप सोचो, एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका काम क्या है। उसका एक काम है कि बहुत सारी जो आपकी प्रोसेसेस हैं, आपकी जो आप रन करना चाहते हो, बहुत सारी जॉब्स जो हैं, आप चाहते हो कि वो सीपीयू रन करे। और मान लो आपके पास एक सीपीयू है और आपके बहुत सारे प्रोसेसेस भी हैं, ठीक है। अब कोई ऐसा टाइम तो आप नहीं चाहोगे ना कि आपके प्रोसेसेस तो पड़ी हैं बस सीपीयू काम नहीं कर रहा कुछ, ठीक है। तो इसका मतलब हम नहीं चाहते कि हमारा जो सीपीयू है, कि हमारा जो सीपीयू है ये कभी भी आइडल बैठे, हम नहीं चाहते ये, ठीक है। तो अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास कुछ प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, ठीक है। अब ये जो प्रोसेसेस हैं आपकी, मान लो पहले सीपीयू P1 पे काम करने लगा। अब जब P1 पे ये सीपीयू काम कर रहा है, तो अब थोड़ी देर के लिए मान लो P1 कुछ आईओ करने चला गया। P1 क्या करा, P1 यहाँ से कुछ आईओ करने चला गया। बेसिकली मैं कहूँ आपने कोई प्रोसेस कॉपी पेस्ट की डाली थी तो कॉपी पेस्ट करने लग गया वो। अब जब तक वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, हम नहीं चाहते कि सीपीयू खाली बैठा रहे। अब सीपीयू जो है बहुत महंगा आता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो हम चाहते नहीं है कि वो एकदम शांत बैठा रहे, आइडल एकदम कुछ ना करे। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे, आईओ जब तक वो आईओ कर रहा है हम चाहेंगे कि भाई तू P2 को एग्जीक्यूट कर ले जब तक, है ना। थोड़े क्या पता आईओ में 1-2 मिनट लग जाए, तो उस टाइम तक तो P2 को एग्जीक्यूट कर ले। तो ये होता है मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ये तो हमारा हो गया पहला गोल, कि हम चाहते नहीं है वो आइडल बैठे, ठीक है भैया। अब दूसरा गोल क्या है, अब दूसरा गोल है हमारा कि हम प्रोसेस स्टारवेशन नहीं चाहते। अब प्रोसेस स्टारवेशन क्या होता है, अब आप ये सोचो, जैसे अभी मैं एग्जांपल दिया था कि एक सीपीयू है आपका, ठीक है, ये सीपीयू है आपका और आपके बहुत सारे प्रोसेस हैं P1, P2, P3। अब P1 जॉब इसने मान लो सीपीयू ने पहले पिक करी। अब सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट कर रहा है, ओएस ने P1 बोल दिया कि भाई तू P1 एग्जीक्यूट कर। अब P1 जॉब मान लो बहुत ही बड़ी जॉब है, मतलब बहुत ही, अब मान लो कोई आपने ऐसा प्रोग्राम गलती से लिख दिया जिसमें कि while 1 लिख के लूप छोड़ दिया है, ठीक है। अब इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी ये तो। अब इसका क्या मतलब है, कोई और जॉब को कभी मौका ही नहीं मिलेगा, राइट। पर ऐसा तो नहीं होता, आपके सारे प्रोसेसेस चलने चाहिए। तो P1 जो है, हम नहीं चाहेंगे कि P1 की वजह से, क्योंकि P1 ऐसे खराब प्रोग्राम है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, सिर्फ इसी वजह से हम नहीं चाहेंगे कि P2 और P3 इनको कोई मौका ही ना मिले। अब देखो कितनी खतरनाक चीज़ है कि किसी बंदे ने मान लो कोई प्रोग्राम लिख दिया, बस while 1 करके छोड़ दिया, ठीक है। और P2, P3 जो बाकी जॉब्स हैं या बाकी एप्स बोल सकता हूँ मैं, उनको कभी आपको मौका ही नहीं मिल रहा। इतनी ही गलत बात है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस स्टारवेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा हो गया दूसरा गोल। अब तीसरा गोल है हमारा हाई प्रायोरिटी जॉब्स एग्जीक्यूशन। अब इसका क्या मतलब, हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन का मतलब है, अब मान लो आपके पास बहुत सारी जॉब है, सेम एग्जांपल है, सीपीयू आपके पास P1, P2, P3 ऐसे बहुत सारे जॉब हैं। अभी मान लो, हम मान लेते हैं कि सीपीयू में मतलब आपके ओएस के पूरे इकोसिस्टम में ये 3 ही जॉब्स हैं। अब ये तीनों जॉब तो बारी बारी एग्जीक्यूट हो रही हैं, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है, कभी ये एग्जीक्यूट हो रही है। अब सोचो, अब मैं चाहता हूँ कि ये नॉर्मल जॉब्स थी, मान लो नॉर्मल जॉब्स हैं, ठीक है। अब एकदम से कोई से हाई प्रायोरिटी जॉब आ जाए। अब हाई प्रायोरिटी जॉब कैसी हो सकती है, जैसे मान लो एंटीवायरस को स्कैन करना है जल्दी से, ठीक है। तो एंटीवायरस, क्योंकि वायरस ना आ जाए इसलिए एंटीवायरस कुछ इस तरीके से प्रोग्राम होता है कि कोई भी आपने रिमूवेबल डिस्क डाली, जैसी ही डाली, आप जो भी काम कर रहे हो जल्दी से एक हाई प्रायोरिटी टास्क आएगी कि भाई जल्दी से इसको स्कैन कर दो, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हाई प्रायोरिटी टास्क भी एग्जीक्यूट हो पाए, तो ये सपोर्ट भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। तो कोई P4 जॉब आई तो हम चाहते हैं कि सारी जॉब्स हटा के ये P4 रन होने लग जाए, ठीक है। तो ये हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन भी होना चाहिए। तो ये तो हमारे हो गए गोल्स, ठीक है। अब गोल्स तो आपको क्लियर हो गए, आई होप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन जो टॉपिक। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय क्रायोवर्क्स, लीडिंग प्रोजेक्ट
डिस्काउंट ले। अब हम आ गए टाइप्स ऑफ ओएस पे। अब टाइप्स ऑफ ओएस में सबसे पहला ओएस है सिंगल प्रोसेस ओएस। सिंगल प्रोसेस ओएस। अभी देखो सबसे सिंपल ओएस है, नाम से ही पता चल रहा होगा कि सिंगल प्रोसेस ओएस मतलब इसमें एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो सकती है। मल्टीपल जॉब्स की कहानी मतलब खत्म ही है यहाँ। मतलब अब ये सबसे बाबा आदम के ज़माने का ओएस हुआ करता, सबसे पहले इसी टाइप के ओएस आए थे, जिसमें कि अब एग्जांपल दूं तो आपको कि ये सीपीयू है आपका, ठीक है। अब मान लो मेरे पास P1, P2, P3 बहुत सारी जॉब है। अब एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। ये P1 जॉब है आपके पास, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगी। अब जब P1 खत्म हो जाएगी, P1 की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी, तब P2 जाएगी, एग्जीक्यूट होगी सेकंड नंबर पे, ठीक है। देखो कितना मजाक सा लग रहा है। मतलब एक जॉब आएगी, पहले एक एग्जीक्यूट होगी, फिर दूसरी आएगी, दूसरी एग्जीक्यूट होगी। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊं और जो मैंने आपसे अभी गोल्स डिस्कस करे थे, गोल्स देखूं तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही है? सोचो थोड़ा। आंसर है नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है ये देखो। अब मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन में मत था कि मतलब जब भी कोई जॉब अगर थोड़ा वेट लेट में चली गई है, कुछ और करने लग गई है, तो दूसरी जॉब्स आए और अपना सीपीयू एग्जीक्यूट दूसरी जॉब्स को करने लग जाए बेसिकली। तो अब मान लो फॉर एग्जांपल P2 ने क्या किया, P2 आईओ करने चली गई, सॉरी P1 आईओ करने चली गई, P1 आईओ करने चली गई, तो क्या P2 को मौका मिलेगा? इस ओएस में P2 को मौका नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन वाला पॉइंट तो यहाँ पे खत्म ही है कि मतलब यहाँ मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही, ठीक है। अब दूसरा हमारा था कि क्या प्रोसेस स्टार्वेशन होगी? क्या प्रोसेस स्टार्वेशन होगी? बिल्कुल होगी। कैसे? अब P1 एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब P1 एक बहुत ही बड़ी जॉब है, वही while 1 वाला एग्जांपल, ठीक है। P1 एक बहुत ही बड़ी जॉब है, ठीक है, टाइम टेकिंग बोल सकता हूँ मैं इसको, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब P1 एग्जीक्यूट हो जा रही है, P1 एग्जीक्यूट हो जा रही है, तो अब ये घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, दिन हो गए, साल हो गए, P1 एग्जीक्यूट होती ही रहेगी। P2 को कभी मौका नहीं मिलेगा, ना P3 का, तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? हाई प्रायोरिटी जॉब। अब देखो एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या दूसरी ऐसी चौथी जॉब जो हाई प्रायोरिटी, कोई एंटीवायरस वाला एग्जांपल था, क्या हाई प्रायोरिटी जॉब यहाँ एग्जीक्यूट हो पाएगी? आंसर इज नो, नहीं हो पाएगी। रीजन बीइंग, रीजन एकदम स्पष्ट ही है, एकदम हाई प्रायोरिटी जॉब कोई भी आएगी, P1 एग्जीक्यूट हो रही है, वो होती रहेगी, हाई प्रायोरिटी जॉब कभी मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक सा ओएस हो गया, सिंगल प्रोसेस ओएस, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं यार, सिंगल प्रोसेस ओएस। इसका एग्जांपल देखूं तो मैं MS DOS सबसे पहले वाला, ये इसका एग्जांपल है, सिंगल प्रोसेस ओएस था यार। अब सोच रहे होंगे कि ये ऐसा ओएस बना ही क्यों यार? सब कुछ डेवलपमेंट इंक्रीमेंटली होती है, तो सबसे पहले जो प्रोसेसर ही बना होगा वो ऐसा बना होगा एक बारी में एक ही प्रोसेस को झेल पाए। तो जैसा एक चीज होती है यार कि ना, जो अपना कंप्यूटर की दुनिया है ना, इसमें क्या होता है कि जैसा हार्डवेयर बनता रहता है ना, मतलब जो फिजिकल हार्डवेयर है, फिजिकल डिवाइस ना, जैसा हार्डवेयर बनता है उसी तरीके से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बनती है। उल्टा नहीं होता कभी कि एक सॉफ्टवेयर बना दिया आपने जो कुछ गजब मैजिक कर सकता है, तो ऐसा कुछ हार्डवेयर बना दो। अब सोच के देखो, सॉफ्टवेयर तो खुद भी फिर भी बंदा बना सकता है, सॉफ्टवेयर एक मतलब कंप्यूटर में बनाई हुई चीज़ है, पर हार्डवेयर जो है वो एक्चुअली बनता है। तो जैसा हार्डवेयर उस टाइम बना होगा, एक ऐसा हार्डवेयर बना होगा जो एक ही प्रोसेस को कर पाता होगा, वैसे सॉफ्टवेयर बन गया, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरे पे चलते हैं हम, दूसरे ओएस पे, वो होता है हमारा बैच प्रोसेसिंग ओएस। अब यह बैच प्रोसेसिंग ओएस क्या होता है? यह बैच प्रोसेसिंग ओएस कुछ इस तरीके से है कि एक एग्जांपल से ही समझ लेते हैं सीधा, कि बहुत सारे यूजर हैं, ठीक है, और बहुत सारे, हर यूजर कोई एक जॉब सबमिट करने वाला है, ठीक है। तो अब पहले समझते हैं कि जॉब जो ये यूजर में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो जॉब यूजर है, इसमें जॉब ये सबमिट कैसे करता है? उस जमाने में ना यार एक पंच कार्ड नाम की चीज होती थी, पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता था? जैसे आज की डेट में एटीएम होता है ना, एटीएम या आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो उसमें कुछ मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती है, तो उसके अंदर डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है। तो डिजिटल इन्फॉर्मेशन मतलब जब वो कार्ड में होती है, कार्ड में डिजिटल नहीं होती, वो जैसे ही आप उसको स्कैनर से स्कैन करते हो तो वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ होता था उस टाइम। अब मैग्नेटिक स्ट्रिप तो नहीं होती थी, कुछ इस तरीके से होता था कि आप जैसे ऐसे कुछ सर्कल बहुत सारे होते थे, ऐसे सर्कल बना देते हैं,
अब इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे ऐसे भरी होती थी, कुछ सर्कल भरे हैं, कुछ नहीं भरे हैं, कुछ सर्कल भरे हैं, कुछ नहीं भरे हैं, ऐसे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन होती थी। बाइनरी इन्फॉर्मेशन बोल सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब ये कुछ फिजिकल पेपर में होती थी, कार्ड पे होती थी, कार्ड पे। अभी कार्ड को हम स्कैन कर देते थे स्कैनर से, ठीक है, और वो डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती थी। तो ये पंच कार्ड का कंसेप्ट होता था। तो पंच कार्ड क्यों बताया? पंच कार्ड इसलिए बताया क्योंकि ये जो बैच प्रोसेसिंग ओएस होते थे, इसमें यूजर जो होता था एक पंच कार्ड की फॉर्म में अपनी जॉब को लेके आता था, ठीक है। अब वो जॉब लेके आया यूजर 1, अब जब यूजर 1 जॉब लेके आया, यूजर 2 जॉब लेके आया, ऐसी nth यूजर जॉब ले आया। अब जब बहुत सारी जॉब हो गई आपकी, अब n जॉब्स हो गई, ठीक है। अब ये जो n जॉब हो गई, एक ऑपरेटर होता था, एक ऑपरेटर, एक सॉफ्टवेयर ही होता था, बोल सकता हूँ मैं एक। तो हर यूजर जो जॉब सबमिट कर रहा है, ऑपरेटर क्या कर रहा है? ऑपरेटर का काम कुछ नहीं है, ऑपरेटर हर जॉब को ऊपर ऊपर से देख रहा है बस। ऊपर ऊपर से मतलब वो जॉब के अंदर जाके तो देख नहीं सकता कि कौन सी जॉब को कितना टाइम लगेगा, ऐसे एस्टिमेशन वो नहीं लगा पाएगा। बस ऊपर से देख रहा था कि किस जॉब को कितनी क्या रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मतलब ब्रूट फोर्स तरीके से उसको सॉर्ट कर देता था जॉब को, ठीक है। तो ऑपरेटर का काम क्या हो गया? सॉर्ट करना जॉब्स को। अब जॉब्स तो बहुत सारी सॉर्ट कर दी, सॉर्ट करने के बाद उनको बैचेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब कुछ समझ आ रहा है? बैच प्रोसेसिंग ओएस मतलब बैच, जो प्रोसेसेस होंगी वो बैचेस में आएंगी। तो अब इस बैच को उठाया, जैसे मैं अब यहाँ पे हमने 2 बैचेस बना रखे हैं, बैच 1 बैच 2। अब ये कुछ सिमिलर सी जॉब्स है, ठीक है। तो बैच 1 में हमने जॉब 1 जॉब 4 डाल दी, ऐसी 5 2 और 7 बैच 2 में डाल दी। अब जो ये ईच बैच होगा ना, ईच बैच सीक्वेंशियली सबमिट होगा, सीक्वेंशियली जाएगा सीपीयू के पास कि तू वर्क कर इस पे, तू वर्क कर। और हर बैच पे जो सीपीयू होगा ना, वो सीक्वेंशियली ही काम करेगा, यानी कि सिंगल प्रोसेस की तरह ही काम करेगा। सीपीयू यहाँ सिंगल ही है। तो क्या होगा? अब सबसे पहले क्या होगा कि बैच 1 पिक किया मैंने, ठीक है। बैच 1 पूरा बैच ओएस के पास जाएगा, ओएस बोलेगा इसको शेड्यूल कर दो सीपीयू को। तो अब सीपीयू को ओएस कैसे देगा? सीपीयू को ओएस देगा, पहले जॉब 1 देगा, फिर जॉब 4 देगा, ठीक है। तो इस तरीके से बैच 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिमिलरली फिर बैच 1 जैसे कंप्लीट होगा, बैच 2 एग्जीक्यूट होगा। तो अब देखो कि मतलब ज्यादा फर्क नहीं आया है यहाँ पे भी क्या है, बस हमने बैचेस में डिवाइड कर दिया। बैचेस में डिवाइड करने के बाद हमने अब इसको एक बैचेस वाइज सबमिट करे जा रहे हैं हम, ऐसा कुछ हमने ऑप्टिमाइजेशन लगाने की कोशिश की। अब मैं थोड़ा सा वापस से उन्हीं 3 हमारे गोल्स पे आता हूँ। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, प्रोसेस स्टारवेशन और हाई प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन हो पाएगा कि नहीं। तो क्या यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। कैसे? अब जो ईच बैच है, वो ईच बैच तो सीक्वेंशियली ही काम करेगा यहाँ पे, सिंगल प्रोसेस ओएस की तरह ही। अब मान लो बैच 1 गया, बैच 1 जो हमारा गया, बैच 1 में J1 और J4 2 जॉब्स थी। अब मान लो J1 ने बहुत टाइम लगा दिया आयो में, तो J4 अभी बैठी वेट ही करेगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा पॉइंट हमारा था कि प्रोसेस स्टारवेशन, कोई अगर J1 जो बैच 1 के अंदर J1 ने बहुत टाइम लगा दिया, बैच 1 के अंदर J1 ने बहुत टाइम लगा दिया, तो J4 वेट करती रहेगी, तो प्रोसेस स्टारवेशन हो ही जाएगी अपने आप। और दूसरा यहाँ पे बैच स्टारवेशन भी हो जाएगी। अब मान लो बैच 1 को बहुत टाइम लग गया एग्जीक्यूट करने को, बैच 1 बहुत देर से एग्जीक्यूशन पे लगा हुआ है, तो बैच 4 स्टारवेशन में आ जाएगा, उसको मौका नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो हमारा था हाई प्रायोरिटी जॉब। अब मान लो कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आई, बट यहाँ पे तो है कि भाई एक बैच जब तक कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा बैच एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, वो अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ भी ये 3 जॉब हमारे गोल से ये कुछ खास फुलफिल होते नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया दूसरा टाइप जो था बैच प्रोसेस ओएस। अब हम आते हैं हमारे तीसरे टाइप पे। अब ये जो आगे टाइप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इन पे इंटरव्यू क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब यहाँ पे वो गोल्स है ना थोड़े थोड़े, मतलब मैं बोल सकता हूँ मतलब पिक्चर में आने लगेंगे कि हाँ फुलफिल हो रहे हैं वो थोड़े थोड़े गोल्स यहाँ से। और मल्टी प्रोग्रामिंग, अब चाहे यहाँ से हम ओएस का टाइप पढ़ेंगे, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है भैया, ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सीपीयू जो होता है ना हमारा, वो तो होता है सिंगल सीपीयू, जैसे वो बाकी 2 टाइप जो हमने पढ़े उसमें सिंगल सीपीयू ही था। इसमें क्या हम बहुत सारे जॉब्स को रखते हैं हमारे क्यू के अंदर। एक हमारी टर्म होती है रेडी क्यू,
ठीक है। अब रेडी क्यू के अंदर मैं बहुत सारी जॉब लगता हूँ, J1, J2, J3, J4। मतलब रेडी क्यू का मतलब क्या है, ऐसी क्यू तो सबको पता ही है, ऐसी लाइन बेसिकली ऐसी एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे जॉब रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड है, मतलब बस उनको मौका चाहिए किसी पे उठा ले जी हमें, ठीक है। तो रेडी टू एग्जीक्यूटेड जॉब्स जो है वो रेडी क्यू में पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस को प्रोसेस करते हैं और ऐसा मतलब कह सकता हूँ मैं, ऐसा वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं कि जब भी कोई प्रोसेस मान लो आईओ में चली जाए या कुछ वेट स्टेट में चली जाए तो दूसरी प्रोसेस जो है तभी स्केड्यूल हो जाए और सीपीयू उसे पिक कर ले, उसको एग्जीक्यूट करने लग जाए। मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका एक सीपीयू है, ठीक है। रेडी क्यू में आपके पास जो ऊपर बहुत J1, J2, J3 जॉब पड़ी हुई है। अब क्या होगा, अब मान लो J1 एग्जीक्यूशन के लिए पहले जाती है, क्योंकि ये सिंगल सीपीयू है तो एक बारी में एक ही जॉब एग्जीक्यूट होगी। J1 जाएगी, J1 एग्जीक्यूट हो रही है। अब J1 पे क्या कमांड आई कि उसको कुछ कॉपी करना था यूएसबी से, ठीक है। बाहर जाके कुछ आपने पेन ड्राइव की कोई कमांड दी थी कि भाई वहां से कुछ कॉपी डेटा करना है। तो अब ये कॉपी करने गया तो वो आईओ करने चला गया, राइट, आईओ बोलेंगे इसको, आईओ करने गया वो यूएसबी से। तो जब तक आईओ चल रहा है सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि काम शुरू होगा आईओ के बाद। तो जब तक आईओ चल रहा है सीपीयू आइडल ना रहे, मैं क्या करूंगा कि भाई तू जब तक J2 को क्यों नहीं एग्जीक्यूट कर लेता, है ना। तो J1 क्या करेगा, वो वेट स्टेट में चला जाएगा कि भाई आईओ कंप्लीट हो, J2 जो है वो अपना उस पर एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। अब हमने सीख लिया मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस क्या होता है। अब इसमें एक बड़ा ही प्यारा सा कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कंटेक्स्ट स्विचिंग के बाद में डिटेल में हम प्रोसेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। छोटा सा एग्जांपल लो। अब जैसे कि हमने बोला इसमें बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी मेमोरी के अंदर। अब जब बहुत सारी प्रोसेसेस होंगी और जब भी कोई आईओ में जाएगी या वेट स्टेट में जाएगी तो हम दूसरी प्रोसेस को बोल देंगे तो एग्जीक्यूट हो। तो ये जो सीपीयू एक ही है, तो इसमें जो कंसेप्ट यूज होता है ना, इसको मैं बोलता हूँ कंटेक्स्ट स्विचिंग। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब, अब छोटा एग्जांपल लो, थोड़ा टेक्निकल जाने से पहले एक मैं रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप जब बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपके पास फिजिक्स है, आप अभी फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो फिजिक्स में क्या करोगे आप, आपके पास बहुत सारे टेबल पे फिजिक्स की बुक खुली होंगी, आपके नोट्स खुले होंगे, टीचर के नोट, दोस्त के दिए हुए नोट्स होंगे, आपके खुद के नोट्स होंगे जो आपने ढंग से नहीं बना रखे होंगे, बहुत सारे नोट्स होंगे आपके पास। तो आप सब कुछ फिजिक्स का मटेरियल खुला हुआ है, आप उससे पढ़ रहे हो बढ़िया से, ठीक है। अब आपने सोचा था कि 11 बजे से मैं फिजिक्स नहीं, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा। अब क्या करोगे, टेबल से सारी फिजिक्स की बुक उठाओगे और जहाँ पे आप पढ़ रहे थे, क्योंकि बाद में फिजिक्स भी कंटिन्यू करनी है पढ़ना, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बीच में बुक मार्क्स लगाओगे, अपना पेन डाल दोगे और बंद कर दोगे सारी बुक्स बंद करने के बाद साइड में रख दोगे और सारी केमिस्ट्री की बुक्स खोलोगे जहाँ तक आपने पढ़ रखा था, वहां से आपने बुक मार्क लगा ही रखा होगा केमिस्ट्री की बुक्स में, तो आप उनको खोलोगे और केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दोगे। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, आपने अभी का जो आपका स्टेट था, जो भी आप फिजिक्स की बुक्स का स्टेट था, फिजिक्स के मटेरियल का स्टेट था, उसको आपने वहीं के वहीं बंद किया और सेव कर दिया कहीं पे, ठीक है। और जो केमिस्ट्री का आपका मटेरियल था उसको आपने रिस्टोर करा, ठीक है। तो अब इसकी एनालॉजी बिठाते हैं हम, आपके पास से दो प्रोसेस थी P1 और P2, इसके बीच में कंटेक्स्ट स्विचिंग कराते हैं। तो जो सीपीयू था, ठीक है, वो पहले P1 पे काम कर रहा था। अब P1 पे काम कर रहा था, P1 जब आईओ के लिए जाएगी और P2 को एग्जीक्यूशन में लाना होगा, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग। इसमें बहुत ही प्यारे प्यारे काम होते हैं, जैसे जब भी P1 अपनी वेट स्टेट में जाएगी तो क्या होगा, P1 का जो अभी का कंटेक्स्ट होगा उसको हम सेव कर लेंगे। अभी के कंटेक्स्ट मतलब अभी की जो स्टेट होगी, अभी वो किस पोजीशन पे एग्जीक्यूट हो रहा था, कौन से एड्रेस पे था, ठीक है, क्या उसका बेसिकली जो कॉल स्टैक था, स्टैक पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन थी, वो सब हम PCB में स्टोर कर लेंगे, PCB, ठीक है। अब एक और चीज बोल दी मैंने, PCB, इसको बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है छोटा सा। ये डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेसिकली प्रोसेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। तो हम क्या करते हैं, जब भी P1 को इसका स्टेट को सेव करना पड़ेगा,
तो हम इसको CPU से हटाएंगे, ये CPU इसको एग्जीक्यूट करना छोड़ेगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करना छोड़ने के बाद इसका जो करंट कंटेक्स्ट है वो क्या होगा, वो PCB में स्टोर हो जाएगा। वो जब PCB में स्टोर होगा तो अभी की स्टैक की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह जो मैंने बताई, कुछ इन्फॉर्मेशन है वो सारी स्टोर हो जाएंगी। और जो P2 की इन्फॉर्मेशन थी PCB से, ठीक है, PCB से जो P2 की इन्फॉर्मेशन है वो सारी CPU ले लेगा। और जो P2 का जो करंट कंटेक्स्ट था, करंट स्टेट थी, वो रिस्टोर हो जाएगी, उसका स्टैक रिस्टोर हो जाएगा और P2 पे वर्क करना चालू हो जाएगा। तो जो इस प्रोसेस को, जो सेव एंड रिस्टोर की प्रोसेस को हम बोलते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। बहुत ही प्यारा एग्जांपल से हमने समझा अभी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले एग्जांपल से। तो ये होता है कंटेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है। तो अब ये बताइए क्यों, जब यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही होती है मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल जॉब चल रही होती है उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए आपको बताया गया। अब तीसरा जो हमारा टाइप है, तीसरा नहीं चौथा टाइप वो आपका है मल्टी टास्किंग OS। अभी जो मल्टीटास्किंग OS है ना यार, जो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ये सिमिलर से ही है। मैं बोल सकता हूँ मल्टीटास्किंग जो है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का 2.0 वर्जन है, मतलब उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है एक छोटा सा, मतलब एनहेंसमेंट कर दी हमने। तो बेसिकली यहाँ भी CPU तो सिंगल ही होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज होती है। CPU भी है, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज हो रही है, तो क्या फर्क है? एक बड़ा ही मेजर और बड़ा ही बेसिकली बोल सकते मैं वर्किंग नहीं यूज होता है, इसलिए आपको बताया गया। मल्टी प्रोग्रामिंग में जो मल्टीपल जॉब चल रही होती है उसमें कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट यूज होता है, इसलिए आपको बताया गया। अब तीसरा जो हमारा टाइप है, तीसरा नहीं चौथा टाइप वो आपका है मल्टी टास्किंग OS। अभी जो मल्टीटास्किंग OS है ना यार, जो मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग ये सिमिलर से ही है। मैं बोल सकता हूँ मल्टीटास्किंग जो है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का 2.0 वर्जन है, मतलब उसका लॉजिकल एक्सटेंशन है एक छोटा सा, मतलब एनहेंसमेंट कर दी हमने। तो बेसिकली यहाँ भी CPU तो सिंगल ही होता है और कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज होती है। CPU भी है, कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यूज हो रही है, तो क्या फर्क है? एक बड़ा ही मेजर और बड़ा ही बेसिकली बोल सकता हूँ मैं डिसाइडिंग फैक्टर है जो इसको बेटर बनाता है मल्टी प्रोग्रामिंग OS से, वो है टाइम शेयरिंग होती हुई है इसमें, ठीक है। टाइम शेयरिंग, अभी टाइम शेयरिंग क्या है? जो मल्टी प्रोग्रामिंग OS था उसमें क्या हो रहा था, उसमें जब भी कोई प्रोसेस वेट स्टेट में जा रही थी, कोई IO करने जा रही थी, तब कंटेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, यानी दूसरी जॉब आ रही थी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कोई जॉब मान लो IO के लिए नहीं गई, IO के लिए जब नहीं गई तो बहुत टाइम से वो एग्जीक्यूट ही करे जा रही है, ठीक है, IO के लिए गई नहीं तो एक ही जॉब को बहुत टाइम मिले जा रहा है और दूसरी जॉब उसको स्टार्वेशन हो सकती है दूसरी जॉब को। तो इस चीज को हम ओवरकम करने के लिए हमने थोड़ा सा लॉजिक एक्सटेंशन डाला कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इसको IO के लिए वेट नहीं करते हैं कि IO जब होएगा तभी कंटेक्स्ट स्विच करो। हम क्या करते हैं, छोटा सा टाइम क्वांटम ले लेते हैं, ठीक है, टाइम क्वांटम ले लेते हैं। मान लो मैं बोल देता हूँ थोड़ा सा कि मान लो 100 मिली सेकेंड्स, अगर कोई जॉब 100 मिली सेकेंड्स उसको मिल जाएंगे तो वो उसकी मैं बोल सकता हूँ एक क्वांटम ऑफ एग्जीक्यूशन उसका हो गया है, अब दूसरी जॉब को मौका दो। मतलब ये एक एग्जांपल लो, ये CPU है आपका, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग की तरह अगर मान लो कोई IO के लिए गई तो वो वेट पे जाएगी और दूसरे को मौका मिलेगा ही। बट अगर मान लेते हैं कि किसी को IO नहीं मिली, IO के लिए किसी की कॉल नहीं आई, कोई IO करने जा ही नहीं रहा है, तो क्या होगा, P1 जो है वो 100 ms के लिए एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो जैसे ही 100 ms होंगे तो P1 के एग्जीक्यूशन को हम उसी टाइम रोक देंगे और P2 को मौका मिलेगा 100 ms के लिए। इसका मतलब यहाँ पर हम कंटेक्स्ट स्विचिंग यानी कि उसके हार्डवेयर इंटरप्ट होके IO की कॉल का वेट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम उसको देंगे, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको, थोड़ा सा उसको। तो मैं बोल सकता हूँ ब्रॉडर टर्म में कि टाइम शेयरिंग हो रही है इनमें सब में, ठीक है, टाइम शेयरिंग चल रही है। अब टाइम शेयरिंग से क्या होगा, आप देखो कि ये यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना ऐप्स की या फिर प्रोसेसेस की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हर प्रोसेस थोड़ा टाइम एग्जीक्यूट हो रही होगी, थोड़ा एग्जीक्यूशन हो रही होगी। अब जो मैं सोचूं कि वो जो 3 गोल्स की हम बात कर रहे थे, इसमें सबसे ज्यादा CPU यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक है। कैसे? ऐसे कि यहाँ पर कोई भी कभी भी CPU जो आइडल रहेगा नहीं, ठीक है, कोई ना कोई जॉब मिल ही जाएगी क्योंकि 100 ms के लिए वो चलेगी,
100 ms के लिए P1 नहीं तो P2 को मिलेगा, फिर P2 जैसी हो जाएगी P3 को मिलेगा। तो ऐसे करते करते CPU यूटिलाइजेशन यहाँ पे ज़्यादा है, CPU यूटिलाइजेशन भी यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर मैं देखूँ यहाँ प्रोसेस स्टार्वेशन भी कम है। कैसे कि मान लो P1 जो है, P1 बहुत हैवी जॉब थी, मान लो हैवी जॉब हो कोई फर्क नहीं पड़ता, P2 को भी इक्वल मौका मिलेगा, क्योंकि 100 ms जैसी टाइम क्वांटम खत्म होगा P2 को टाइम मिल जाएगा, P2 को CPU का टाइम मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका स्टार्वेशन वाली प्रॉब्लम है वो भी नहीं है। ठीक है। तीसरा, जो कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आई, अब हाई प्रायोरिटी जॉब आई तो कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला मेथड तो यहाँ भी लागू होगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग तो यहाँ भी अनेबल्ड है। ठीक है। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे है, इसका मतलब जैसी कोई हाई प्रायोरिटी जॉब आएगी, मान लो P4 एक एंटीवायरस की जॉब है, एंटीवायरस की जॉब है, जैसी ये आई तो P2 को मौका मिल जाएगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग कर देंगे हम इस पे, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट मारेंगे और बोलेंगे इसको कि भाई एक हाई प्रायोरिटी काम आया है, एंटीवायरस है, इसको स्कैन करना है कि USB ड्राइव को, तो भाई P4 को मौका दो, तभी के तभी इसको मौका हट जाएगा और P4 को मौका तभी मिल जाएगा। तो हाई प्रायोरिटी जॉब एग्जीक्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो अभी तक हमने देखा मल्टीटास्किंग जो है, मल्टीटास्किंग OS जो सबसे बढ़िया है। ठीक है। जो आजकल के OS है जो आप यूज करते हो मल्टीटास्किंग OS होते हैं। ठीक है। आपको आप बहुत सारी ऐप्स को रन कर रहे होते हैं, बट सब में रिस्पॉन्सिवनेस लगती है, आपको कोई हैंग नहीं करती, बढ़िया से चल रही होती है, क्योंकि उसमें टाइम शेयरिंग चल रही है। ठीक है। अब एक और OS का टाइप है जो इससे भी थोड़ा सा बेटर है, थोड़ा नहीं बहुत बेटर है बहुत बेटर, एक बढ़िया टर्म्स में बेटर है, वो आपको समझाते हैं। फिफ्थ टाइप है आपका मल्टी प्रोसेसिंग OS। अब मल्टी प्रोसेसिंग OS क्या है? आपने मल्टीटास्किंग पढ़ा, मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ा, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है? इस पे भी देखो यार, कंटेक्स्ट स्विचिंग वाला तरीका, ठीक है, टाइम शेयरिंग वाला तरीका, ये सब अप्लाई होता है। कंटेक्स्ट स्विचिंग भी यहाँ है, टाइम शेयरिंग भी यहाँ है। बस एक बढ़िया चीज हो रही है कि यहाँ पे CPU जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होते हैं, यानी कि यहाँ मल्टीपल CPUs भी हैं। ठीक है। अब तक हम सिंगल CPU में सारा काम कर रहे थे, सिंगल CPU को शेड्यूल करने की कोशिश कर रहे थे कि उसको आइडल ना बिठाएं। यहाँ पे वो मल्टीपल CPUs भी हैं, यानी कि यहाँ पर और भी ज़्यादा CPU यूटिलाइजेशन हो सकती है, और ज़्यादा ऐप्स को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे स्टार्वेशन की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा कम होगी। ठीक है। वो हाई प्रायोरिटी कोई जॉब आई तो CPU 1 अगर मान लो बिजी है तो CPU 2 कर देगा उसको। ठीक है। तो इस तरीके से देख रहे हो आप, हम धीरे धीरे ना इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। अभी तक सिंगल CPU पे थे, अब हम CPU के नंबर ऑफ CPUs भी बढ़ा दिए हैं हमने। और जो आजकल के CPUs होते हैं उसमें जैसे आप बोलते हो ना कि एक CPU है आपका और उसमें 4 कोर हैं। ठीक है। 4 कोर हैं, 8 कोर हैं, उसका मतलब 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं, यानी कि 8 अलग अलग CPU बोल सकता हूँ उसको। ठीक है। तो ये हो गया मल्टी प्रोसेसिंग OS। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा अगर मैं डबल क्लिक करके आपको बताऊं तो ये CPU 1 है, मान लो ये CPU 2 है। ठीक है। ये आपकी बहुत सारी प्रोसेस है, P2, P3, P4 ऐसे। अब यहाँ पे भी यही होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा टाइम मिलेगा, कुछ टाइम क्वांटम का, फिर जैसे इसका टाइम खत्म होगा तो P2 को टाइम मिलेगा। ठीक है। मीनवाइल यहाँ पे CPU 1 में ये सब काम चल रहा है तो P3 CPU 2 के पास चला जाएगा, ये CPU 4 के पास चला जाएगा। अभी कौन सी जॉब एक्चुअली CPU को पिक करनी है ना, वो OS ही बताता है, वो आती है आपकी प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो इस तरीके से कुछ होता है भैया। अब इसमें एक ही बहुत ही बढ़िया सा जो मैं बोल सकता हूँ बढ़िया एक इम्प्रूवमेंट जो है वो है, अगर मान लो CPU एक सिंगल CPU वाले जो OSs के एग्जांपल हमने देखे, उसमें मान लो CPU 1 ही फेल हो गया किसी वजह से, कोई हार्डवेयर की दिक्कत आ गई, उसमें फेल हो गया वो। अब क्या होगा, उस फेलियर में पूरा CPU मतलब जो आपका पूरा सिस्टम है वही उड़ जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं हुआ। अगर मान लो CPU 1 मैं बोल देता हूँ CPU 1 खराब हो गया, CPU 1 अगर खराब हो गया तो CPU 2 तो चल रहा है भाई, CPU 2 तो काम कर ही सकता है। तो ये इसमें एक बोल सकता हूँ इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी है ना, मतलब रिलाय कर सकता है यूजर इस पे कि मतलब कोई बात नहीं CPU 1 खराब हो गया, कोई बात नहीं CPU 2 काम कर देगा, 3 काम कर देगा, है ना। तो ये कुछ आपके टाइप्स ऑफ OS हो गए। ठीक है। इसके अलावा आप जो ये थे ना, ये सारे सिंगल CPU मल्टीपल CPU थे, अब कुछ थोड़े डिफरेंट टाइप के OS भी होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सबसे पहले 6th टाइप बोलूँगा जो मैं। अब हम चलते हैं हमारे 6ठे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड OS। अब
बट डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस क्या है? अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस जो है वो उसका मतलब क्या है? इसको हम बोल सकते हैं लूजली कपल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं हम इसको, लूजली कपल्ड। इसका मतलब देखो थोड़ा हम इस तरीके से समझते हैं कि आपके पास एक ओएस है, ठीक है, और बहुत सारे सीपीयूज हैं, सीपीयू है, मेमोरी है। अब इतने सारे सीपीयू मेमोरी क्यों बना रहा हूँ? तो बेसिकली एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और बहुत, अभी तक क्या था, अभी तक हम बोल रहे थे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सीपीयू है, एक मेमोरी है, ठीक है, या मल्टीपल, एक दो सीपीयू है, एक मेमोरी है, वो एक ही बॉक्स में कनेक्टेड है, एक ही आपका सिस्टम है जो आपने देखा। बट यहाँ पर क्या है, आपके पास नेटवर्क से कनेक्ट हो गए, नेटवर्क से कनेक्टेड बहुत सारे सीपीयू और मेमोरी है। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो घर पे आपका सीपीयू का डब्बा होता है ना, ऐसे बहुत सारे आपके घर पे रखा है, एक मेरे घर पे रखा है, एक ऊपर भैया के घर पे रखा है, ऐसे बहुत सारे सीपीयूज हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट और ओवर द लैन, ठीक है। अब ये नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, अब देखो आपके पास बहुत सारी जॉब है, P1, P2, P3। अब मान लो मुझे एग्जीक्यूट करानी है, तो ये वाला ओएस क्या करेगा, जो हो सकता है इस वाले को भेज दे P1, इसको भेज दे P2, इसको भेज दे P3, इसको भेज दे P4, ठीक है। तो अलग अलग सिस्टम्स हैं आपके पास और अलग अलग सिस्टम को आप अलग अलग जॉब्स भेज सकते हो, ठीक है। और इसमें आप फायदा क्या है, आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के भी बेसिकली रख सकते। ये वाला सीपीयू हो सकता है, यस, ये वाला सीपीयू जो हो सकता है वो थोड़ा लो एंड हो, ठीक है, ये वाला हाई एंड हो, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड हो, जीपीयू हो, इसके अंदर ना हो, ठीक है। ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे लूजली कपल्ड ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, लूजली कपल्ड ऑटोनोमस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, बहुत सारे कंप्यूटर्स, ठीक है। ऐसे ही आपस में वर्क कर रहे होते हैं जो जॉब यूजर, और इसमें मल्टीपल यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल U1 U2 करके बहुत सारे यूजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। U1, अब क्योंकि आपके पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, अब बहुत सारे रिसोर्सेज हैं तो अपने बहुत सारे जॉब्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बहुत सारे यूजर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप के ओएस को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल दूं तो अगर आप नेट पे जाके आप जैसे कई बार आप मान लो मशीन लर्निंग का आप या फिर कोडिंग का ही आपको छोटा सा कोड कर रहे हो, लीड कोड पे जाके आप कोड कर रहे हो, कोड करने के बाद जहाँ पे आप विंडो में जो कोड एडिटर में आप लिखते हो वो पे सबमिट का बटन दबाते हो, वो सबमिट होता है, किसी लिनक्स मशीन पे जाके एग्जीक्यूट होता है कोड आपका और चेक होता है। तो वो कोई एक सिस्टम नहीं होता, वो बहुत सारे सिस्टम होते हैं। जोन सा फ्री होता है ना, उसको मिल जाता है कि भाई तू जज है, तू जज करके बता ये इसके कितने मार्क्स आए, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे कंप्यूटर हैं और वो ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड है और वो ऐसे काम कर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर, ऐसे हार्डवेयर स्ट्रक्चर को, ऐसे सिस्टम को संभालने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस बोलते हैं, ठीक है। ये छठा टाइप हुआ। अब ये 7th टाइप जो ओएस का है उसको हम बोलते हैं RTOS, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम का मतलब क्या है? अब सबसे पहले सुनो कि RTOS की जरूरत कहाँ पे पड़ती है। RTOS की ऐसी जगह पे जरूरत पड़ती है जहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा भी एरर का चांस ना हो। मतलब हम चाहते हैं कि बहुत ही डेसिमल पॉइंट पे भी आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे में मतलब हम चाहते हैं कोई एरर ना हो। अब ऐसे सिस्टम कहाँ हो सकते हैं? मान लो कोई ऐसा आपका जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, जो ATC बोलते हैं ना उसको, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, जो उनका सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा, बेसिकली अब मैं बोलूँ तो जो वहाँ पर जो लोग होते हैं उनको ऐसा हार्डवेयर होता है उनके पास जो कि रियल टाइम में बहुत अच्छी कंप्यूटेशन कर सकता है। तो ऐसे उनको संभालने के लिए हम RTOS का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि अब फ्लाइट उड़ रही हैं बहुत सारी, अब जो ATC होता है उसके पास बहुत ज़्यादा क्रूशल ड्यूटी होती है कि वो लोगों की जान उस पर बेसिकली डिपेंडेंट होती है। तो ऐसे एरर फ्री बेसिकली हमें कंप्यूटेशन करनी है, एरर के चांस सबसे ज़्यादा कम है और रियल टाइम काम करना है। रियल टाइम मतलब एग्जीक्यूशन एकदम फास्ट होनी चाहिए। मतलब आपने उसके CPU को जॉब दी, ठीक है, जॉब दी और जॉब मतलब विद इन सेकंड्स एग्जीक्यूट हो जाए,
उतना फास्ट होना चाहिए, एरर फ्री तरीके से हो जाए। तो ऐसे जो इस एनवायरनमेंट पे काम करने वाले ओएस होते हैं, इस डिमांड को जो फुलफिल करते हैं ओएस, उसको हम बोलते हैं आरटीओएस। ठीक है, अब आरटीओएस जो है वो एग्जांपल में बोल सकता हूँ कहाँ पे यूज होते हैं। बेसिकली जो हमने एटीसी बोला, एटीसी में यूज होंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इसमें यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे न्यूक्लियर प्लांट है आपका, न्यूक्लियर प्लांट में जो सिस्टम यूज हो रहा है इतना हैवी, एरर फ्री होना चाहिए, वो एकदम हाई डिमांडिंग, कंप्यूटेशन हाई होनी चाहिए वहाँ पे, जल्दी जल्दी आपको क्विकली काम करना है, विद इन एक सर्टेन डेडलाइन काम करना है। ऐसी जगह पे जो ओएस होता है वो आरटीओएस यूज होता है। अब मैं बोलूँ तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नाम सारे पता होने चाहिए, ठीक है, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, टाइप्स जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये पहले 4 इम्पोर्टेंट है, पहले 4 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सिंगल प्रोसेस, बैच और आपका मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके बोल सकता हूँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब इनके अगर मैं एग्जांपल्स बोलूँ, सिंगल का तो आपको एग्जांपल दिया था, सिंगल प्रोसेस का, सिंगल प्रोसेस का हमारा MS DOS था। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल सोचूं, उसके अलावा अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो आपका जो बैच है, बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग का एग्जांपल एक बताता हूं आपको, एटलस। ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, इस फंडामेंटल पे काम करता था। एक एक एग्जांपल यार सबका याद कर लेना, ठीक है, और आपका होमवर्क भी है कि बाकी भी देखना, एक बार सर्च करना है इस पे कि और कितने टाइप के एग्जांपल्स हैं, इसके कौन कौन से एग्जांपल थे। ऐसी मल्टी प्रोग्रामिंग जो हमने तीसरा पढ़ा था, उसका एग्जांपल THE करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, ये है इसका एग्जांपल। तीसरा अगर मैं बोलूँ मल्टी टास्किंग, मल्टीटास्किंग में बोलूं तो मैं एक CTSS करके ऑपरेटिंग सिस्टम था। चौथा मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग जो है वो आपका विंडोज, सबकी प्यारी विंडोज। ठीक है, 5th और 6th डिस्ट्रीब्यूटेड और RTOS। इसके क्या एग्जाम्पल थे ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारा लेक्चर, जिसमें आई होप आपको सब समझ आया होगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, उसके गोल्स क्या है, किस तरीके से ये टाइम बाय टाइम इंक्रीमेंटली इंक्रीज होते गए, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी, और जो ये फास्ट होते गए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते गए। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। आई होप आपको सब समझ आया होगा। आप अपना होमवर्क करना ना भूलें, होमवर्क आपको ये करना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिख के जाना है कि क्या इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए गुड बाय। समराइज कर देते हैं, आपके लिए नोट्स बनाए हैं बहुत ही क्यूरेटेड और एकदम क्रिस्प एंड क्लियर। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था OS गोल्स के बारे में, तो वो हमने यहाँ लिख दिए हैं। मैक्सिमम CPU यूटिलाइजेशन जो देखा हमने, लेस प्रोसेस स्टार्वेशन और हाई प्रायोरिटी जॉब, ठीक है। ये 3 गोल आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं गोल को दिमाग में रख के आपका OS के टाइप्स बने हुए हैं। सबसे पहला हमारा OS था, ये कुछ OS के एग्जाम्पल्स हमने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स ऑफ OS एक बढ़िया सा डायग्राम बना के दे दिया, आपके दिमाग में छप जाएगा ये। उसके बाद हमने सिंगल प्रोसेस OS, इसके अंदर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है एक बारी में। बैच प्रोसेसिंग OS, ये इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, वो यही कि आप सबसे पहले पंच कार्ड में बनाओगे, पंच कार्ड में जॉब यूज़र सबमिट करेगा, उसके बाद ऑपरेटर्स से सॉर्ट करेगा, धीरे धीरे इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। क्या क्या इसमें चैलेंजेस हैं वो भी इसमें डाले गए हैं। प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते आप, स्टारवेशन हो जाएगी, CPU आइडल बैठ जाएगा IO जब करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, इनको दिमाग में रखना अपने। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग। इंटरव्यू डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे इन तीनों के बारे में बताओ, और वहाँ बैठ के कन्फ्यूजन बड़ी हो जाती है इन चीज़ों में, तो आप इसको एकदम दिमाग में क्रिस्प एंड क्लियर रख लेना। सिंगल प्रोसेस होता है, सिंगल प्रोसेसर होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग में, मल्टी टास्किंग में, मल्टी प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। आजकल कौन से यूज़ होते हैं, वो मल्टी प्रोसेसिंग है, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग यूज़ होती है, इसमें टाइम शेयरिंग यूज़ होती है, इसके अंदर एक से ज़्यादा CPU होते हैं तो थ्रूपुट बढ़ जाती है, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस हमने डिस्कस किया, एक से ज़्यादा सीपीयू, मेमोरी, जीपीयू, यानी कि आपके बॉक्सेस, पूरा सीपीयू बोल सकता हूँ, बहुत सारे कंप्यूटर्स ही होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स की नोड्स होती हैं जो कि लूजली कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट नेटवर्क से कनेक्टेड, ठीक। एक ओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस, इन दूर दूर बैठे हुए कंप्यूटर्स को संभालता है। RTOS के बारे में हमने डिस्कस किया, ये एरर फ्री होते हैं, विद इन टाइम लिमिट्स इनको जल्दी से काम करना होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं। तो ये थे हमारे लेक्चर 2 के नोट्स। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में लिख के जाना कि कैसी लगी वीडियो और आगे की वीडियो में कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, from bottom to top, and this OS will again have these similar problems, same problems like a single process OS. That is, we are not using maximum CPU utilization. The process will be sharp, and there is no, we can't execute priority jobs. So the example will be IBM 05360 and I think Atlas, Atlas also. Yeah. And then third is multi-programming OS. But before we are coming on multi-programming OS, first we have to understand what is context switching.
So suppose we are studying physics. Okay, so then my mind just bored. So I will change my subject, and I will save the state of that. I will save the uh, state of I will save the state of my current physics, and then I will switch to then I will save the state of current physics, and I will save in PCB. That is a process control block, and PCB, each process has their own PCB, and it each process has their own PCB. And, okay, so each process has their same PCB, and the state will be stored in PCB. And if then I will close the physics book, and I will open my chemistry book, and then after on day 2, if I open the physics books, then I will continue from that state where I left previously. So that state was saved in our PCB, process control block, and so this is from switching one process to another. This is called the context switching, by saving the state of each process in PCB, in their respective PCB. And so the third type of OS is the multi-programming OS, and in this suppose my CPU, there is a single CPU, and suppose I'm executing P1, and my P1 goes for IO, some copy paste task, and then my CPU will not sit idle. I will, before going to IO, P1 to IO, I will save the state of P1 in its PCB, in P1's PCB, and then I will take the P2, then open its P2's PCB, and I will then execute the P2. So in this we are using maximum CPU utilization, but but there is a process starvation, and there is not priority jobs, because suppose if there is let's suppose P1 is a very large job, so P1 will executed infinite times and in infinite minutes and or seconds, and P2 and P3 will never get chance to process themselves. So P2 and P3 will never get a chance, so CPU can process them. And again, with we have no priority, we can't execute the high priority job because of we are not executing the high priority job because there is a process starvation. P1 is executed, P1 is hijacked the queue. Okay, so multi-programming OS example will be PHE, and and in from this OS multi-programming we have ReadyQ. So in ReadyQ we have jobs, and they are ready to execute. Like
yeah, they are free to execute. And then fourth, we have multitasking OS, in which so in previous OS we have a problem where we can't execute high priority job and there is a process starvation. So in multitasking OS we have a time sharing. So we give each process a certain time period, quantum time period. Let's suppose it's 100 ms. So so CPU will give each 100 ms. CPU will execute 100 ms. CPU will CPU will execute CPU will execute each process for 100 ms and 100 milliseconds. And for this, suppose if my maximum CPU utilization is there, and if suppose if suppose my P1 is a high job, so CPU will only execute a P1 for 100 ms, and after that P2 will execute it. So this is my multitasking the OS, and for this clear example, PCSS or PCS. I don't remember these forms. And after that we have and in this also multitasking we can execute a high priority job because there is no process starvation. And and in to my next to my multitasking multiple processing OS, which we have increased the number of CPUs, and so in this we have CPU utilization, we have we have not process starvation, we can execute the high priority jobs, and like if there is 4 jobs, 4 processors, P1 and P2 will assign to CPU, and P3 and P4 will assign to P2. So like this assigning will be on the scheduling topic, and OS scheduling algorithms are there for this. And then yeah, so if my CPU will get down, so I will execute all my processes will be executed by CPU 2. So it will increase my reliability also, so it is more reliable. And then we have fixed OS, that is distributed OS. So suppose we have lots of servers and or CPUs in different like we have autonomous CPUs, and we have created a software where software can we interact with software, that is OS, and the OS will interact with the other independent autonomous CPUs. So each CPU has its own pros and cons, and we can use all the CPUs in this, and we can use the maximum. In this way, it will be useful to maximum CPU utilization. There is no process starvation. We can execute a high priority job, and it is more reliable. If PC1 got down, we can execute all the processes from on other CPUs and on other PCs, and like suppose there is if you submit your answer in LeetCode, so sometimes you see you beat 90% in time complexity and 90% in space complexity, suppose, and you again resubmitting it, it shows you are beating the 100% people in time complexity. So on previous the OS, so the LeetCode uses a distributed OS, so it on previous it takes lots of more time, because it will maybe OS is LeetCode OS redirected it to low end PC, and
and on the next submit, the lead code will transfer the judgment to the high MPC. So this is the example of distributed OS. Locus way is the example, and then we have seventh OS, which is real-time OS, and this OS will be used on where we have limited time, and we need for more precision. Okay, we don't want any error. So in flight control, in ATC, air traffic control, they use the real-time OS, or in missiles they are using the real-time OS because they want precision, and in nuclear plant also for calculation and for those purposes, I don't know. We use the real-time OS, and the example will be ATCS, that is used by ATC air traffic control. I will start my next session with the project. So I will continue my project. So thank you everyone. I will start the project in next session. Thank you. This is the first time I'm talking so much, and I'm not really taking more break, more blank